हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्यूबेज के चैनल में। और आज का जो वीडियो है ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एमडीसी पॉलिटिकल साइंस। अगर आप सिलेबस नहीं देखे हैं तो आप जाके पिछला वीडियो जो लास्ट वीडियो हम लोग का अपलोड है वो आप जाके देख सकते हैं। एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तीनों के लिए सेम है। और आज के वीडियो जो है ये हम लोग इसमें आपका 4 यूनिट है और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 1 से। आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले सुशासन का परिचय, फिर कि सुशासन क्या है और उसके स्तंभ क्या क्या है, फिर भारत में सुशासन का महत्व क्या है और सुशासन के जो 8 मुख्य विशेषताएं हैं वो देखेंगे। और हाँ, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही चीज देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीजें देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप बताइए कि क्या आप एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां हर नागरिकों को न्याय, पारदर्शिता और समान अवसर मिले, जहां हर निर्णय जनता के हित में हो और हर व्यवस्था जवाबदेही हो। भारत के विशाल लोकतांत्रिक ढांचे में सुशासन केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक मौलिक आवश्यकता और उज्जवल भविष्य की नींव है। यह प्रस्तुति सिर्फ सुशासन की अवधारणा, इसके मुख्य कारकों और विभिन्न मॉडलों की विस्तृत जानकारी नहीं देती है, बल्कि आपको ये जानने के लिए प्रेरित करती है कि कैसे प्रभावी सुशासन हमारे राष्ट्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिरकार ये सुशासन क्या है और इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं सुशासन आखिरकार है क्या। विश्व बैंक जो है हमारे 1992 में इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है कि सुशासन वो तरीका है जिससे कोई भी देश अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है ताकि उसके सभी आर्थिक और सामाजिक संसाधन ठीक से प्रबंधित हो, यानी सुचारू रूप से चल सके और सभी के विकास के लिए काम आ सके। सोचिए, सिर्फ नियम का पालन करना ही नहीं है बल्कि ये सुनिश्चित भी करना है कि देश के हर कोने में हर व्यक्ति को बेहतर जीवन मिल सके। सुशासन में कुछ मूलभूत सिद्धांत शामिल होते हैं जो इसे और भी ज्यादा प्रभावी बनाते हैं। ये केवल सरकारी प्रशासन तक सीमित नहीं होते हैं बल्कि समाज के सभी स्तर, परिवार, संगठन और समुदाय पर लागू होते हैं। हम देखते हैं कि उसके सिद्धांत क्या क्या है। सबसे पहला सिद्धांत है कि पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। इसका अर्थ है कि खुलेपन और स्पष्टता से कार्य करना है। सभी प्रक्रियाओं, निर्णय और सूचनाओं का जनता या संबंधित जो हितकारी है वहां तक आसानी से सुलभ बनाया जाना चाहिए। जैसे किसी सरकारी योजना का विवरण हो, बजट आवंटन हो या किसी कंपनी की रिपोर्ट हो, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके कि किसी भी योजना में कितना बजट आया गया है, किस तरीके से सही से उपयोग किया गया है या फिर भ्रष्टाचार में शामिल कर लिया गया है। यह एक टीम में परियोजना की प्रगति और आने वाली चुनौतियों को स्पष्ट रूप से साझा करना ही पारदर्शिता है। दूसरा है जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि व्यक्ति या संस्था अपने कार्य और निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। उन्हें उनके परिणामों के लिए जवाब देना होगा। यदि कोई अधिकारी गलत निर्णय लेता है तो उसे उसके लिए जवाबदेह देना पड़ेगा। एक संगठन में प्रत्येक कर्मचारी को अपने निर्धारित लक्ष्य और कार्यों के लिए जवाबदेह भी होना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कि उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी कार्य या कर्तव्यों को पूरा करने की नैतिक या कानूनी वैधता है। जवाबदेह उत्तरदायित्व के बाद आती है सरकार का उत्तरदायित्व ये हो कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करे। और एक बिजनेसमैन को उत्तरदायित्व है कि वो अपने कंज्यूमर को, अपने ग्राहक को गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट दे और सेवाएं दे और अपने कर्मचारियों की रक्षा करे। चौथा जो है वो है हमारा सहभागितापूर्ण निर्णय प्रक्रिया। इसमें उन सभी लोगों को शामिल किया जाता है जो किसी निर्णय से प्रभावित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेते समय विभिन्न दृष्टिकोणों और जरूरतों पर जरूर विचार किया जाए। किसी शहर के विकास के लिए नीतियां बनाते समय नागरिकों से सुझाव लेना या किसी कंपनी में नई नीति लागू करने से पहले कर्मचारियों से परामर्श लेना। आप जिस कॉलेज में होंगे या फिर स्कूल में होंगे वहां भी आप देख सकते हैं कि
किस तरीके से कुछ प्रोग्राम होता है तो सारे टीचर्स की मीटिंग होती है, सारे स्टाफ्स की मीटिंग्स होती है, वे मिल के निर्णय लेते हैं, प्रिंसिपल भी साथ रहते हैं, फिर जाके कोई भी नीति न्याय या फिर कोई नए नियम बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ प्रिंसिपल के माइंड में आइडिया आया और वे बोल दिए कि ये करना है मतलब करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले कुछ भी निर्णय लेने से पहले मीटिंग्स किया जाता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए उनके हित में होगा, उनके फायदा देगा या फिर नहीं देगा, उसके बाद ही उस निर्णय को लागू किया जाता है। ये जो सिद्धांत है ये एक साथ मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जहाँ निर्णय जनहित में लिए जाते हैं, संसाधनों का कुशलता से उपयोग होता है और सभी को समान अवसर मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि एक प्रभावी शासन प्रणाली किस तरीके से निर्माण किया जाता है। सबसे पहले कि निर्णय जो होता है जनहित में होती है, यानी सहभागितापूर्ण निर्णय प्रक्रिया होती है और ये सुनिश्चित करती है कि नीतियां और कानून बनाते समय जनता की आवाज सुनी जाए, उनकी वास्तविक जरूरतों को समझा जाए। जब भी नागरिक सीधे नीति निर्माण में भाग लेते हैं, जैसे कि ग्राम सभा, सार्वजनिक सुनवाई, तो निर्णय में अधिक समावेशिता आती है, यानी अधिक उसमें बोल सकते हैं कि उस मजबूत बनता है वो निर्णय। पारदर्शिता इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा मजबूत करती है, क्योंकि निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया, उसके आधार और संभावित परिणामों को सार्वजनिक किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी निर्णय गुप्त रूप से या कुछ विशेष हित के लिए ना लिया जाए। अंत में जवाबदेही ये गारंटी देता है कि निर्णय लेने वाले उन निर्णय के परिणाम के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, जिससे वे जनहित को जनता के लिए उसको प्राथमिकता उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए खुद बाध्य हो जाते हैं। दूसरा है कि संसाधन का कुशल उपयोग होता है, यानी उत्तरदायित्व और जवाबदेही यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी सरकारी विभागों को अपने बजट और परियोजनाओं के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है, तो वे संसाधनों के ज्यादा खर्चे से बचते हैं कि वो मतलब फालतू के खर्चे से बचते हैं और उनका सदुपयोग सुनिश्चित करते हैं। पारदर्शिता से जनता ये देख पाती है कि धन का उपयोग कहाँ और कैसे किया जा रहा है, जिससे किसी भी भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और संसाधनों का बहुत बेहतर तरीके से उपयोग होता है। आप देख सकते हैं कि जब भी आपके गांव में या शहर में जब सड़क निर्माण होता है तो उसका बजट है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। आप देखेंगे वहाँ पे एक बोर्ड रहता है, जब शिलान्यास किया जाता है, उसको उद्घाटन किया जाता है काम की शुरुआत का, वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाता है जहाँ पे उसका पूरा बजट लिखे रहता है। हर जो मजदूर काम करेंगे उनका हर दिन का कितना पेमेंट होगा, जितना भुगतान होगा, वो सारी चीजें उसमें एंट्री रहती है। अगर आप किसी गांव से गुजर रहे हो, शहर से गुजर रहे हो, जहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखे तो एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए कि वहाँ पे किस तरीके से सारी डिटेल्स भरी हुई रहती है। और इससे जो होता है नागरिक और मीडिया उसमें निगरानी कर सकते हैं, जिससे ठेकेदार और अधिकारियों पर गुणवत्ता और समय सीमा बनाए रखने का दबाव हमेशा बने रहता है। चौथा पॉइंट जो है वो है कि समान अवसर सुनिश्चित करना, यानी पारदर्शिता और जवाबदेही मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी सेवाओं और अवसरों तक पहुंच मिले। जैसे सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया जब होती है उसमें पारदर्शिता होती है, इसलिए उसमें एग्जाम्स होते हैं, इसलिए उसमें मेरिट बनाए जाते हैं और जो स्टूडेंट सबसे टॉप पोजीशन पे होते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। यह पारदर्शिता ये सुनिश्चित करती है कि सभी योग्य उम्मीदवारों को ही समान अवसर मिले। इसी तरीके से कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरदायित्व ये सुनिश्चित करता है कि लाभ वास्तव में उन लोगों को पहुंचे जिन्हें सच में उस लाभ की जरूरत हो और किसी ऐसे व्यक्ति तक ना पहुंचे जिससे उसकी जरूरत ना हो और वो उसका गलत फायदा उठाए। इससे क्या होता है कि समाज के जो कमजोर वर्ग है उन्हें सशक्तिकरण मिलता है। ये सारे सिद्धांत एक परस्पर संबंध एक समग्र शासन का ढांचा बनाते हैं। पारदर्शिता नींव है जो जानकारी साझा करती है। सहभागिता उस जानकारी का उपयोग करके बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करता है कि कार्य सही रूप से हो और जवाबदेही परिणामों के लिए जिम्मेदारी तय करती है। ये सभी एक दूसरे को मजबूत करते हुए एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जहां नागरिक भरोसा कर सकते हैं कि सरकार उनकी भलाई के लिए काम कर रही है और देश समग्र विकास की ओर
आगे बढ़ रहा है। भारतीय दर्शन में, फिलोसॉफी में इसकी जो जड़ है वो बहुत प्राचीन काल से है। जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया, जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रजा कल्याण पर जोर दिया गया है, जबकि भगवत गीता में भी आदर्श नेतृत्व का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। अगला है कि हम देखते हैं कि भारत में सुशासन का महत्व क्या है। आप देख सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जहाँ पे 1.46 अरब से भी अधिक आबादी है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत। यह भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक विविधताओं का एक बहुत अनूठा संगम है। हिमालय की दुर्गम चोटी से लेके विशाल तटीय मैदान तक फैली भौगोलिक भिन्नताएं भी शासन को अत्यधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण बनाती रही है। यह विशाल और विविध राष्ट्र का सुचारू रूप से संचालन करना अन्य लोकतंत्र की तुलना में अद्वितीय है और एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। दूसरा है कि केंद्रीकृत और स्थानीय संतुलन। भारत में सुशासन की एक प्रमुख चुनौती केंद्रीय प्राधिकरण और स्थानीय उत्तरदायित्वों के बीच सही संतुलन स्थापित करना है। यानी सरकार और जनता के बीच एक संतुलन होगा तभी देश आगे की ओर बढ़ सकता है। भारतीय संघवाद जो है वो 3 स्तर प्रणाली पर काम करती है। सबसे पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद जो है स्थानीय स्वशासन निकाय, जिसमें आ जाता है आपका ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय। जो 73 और 74 संवैधानिक संशोधन किए गए हैं उसमें पंचायती राज संसाधन को और शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और उन्हें सशक्त बनाया गया है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, वो अपने निर्णय को लागू कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसे संबंधित सूची में डाला गया है, जिससे क्या होता है कि प्रभावी चीजें बनती है और शक्ति के वितरण का सही तरीके से उपयोग होता है। जब हम सुशासन के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि सुशासन दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो भारत में सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का चयन वाजपेयी जी के आदर्श और उनके सुशासन के प्रति जो अटूट प्रतिबद्धता थी उनको सम्मानित करने के लिए किया गया था। इस दिन का उद्देश्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित प्रशासन के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। ये अवसर पे विभिन्न सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जहाँ पे सुशासन के सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्धता दोहराई जाती है, जिससे कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सके। स्कूल और कॉलेजेस में कई तरह से कंपटीशन होते हैं, जैसे कि एसे राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग और इस तरीके से कंपटीशन भी रखी जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, जो सुशासन है उसकी 8 मुख्य विशेषताएं क्या है, उसकी 8 स्तंभ क्या है। सबसे पहला स्तंभ है सहभागितापूर्ण, यानी ये सभी हितधारकों को शामिल करने वाली समावेशी निर्णय प्रक्रिया और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है। हितधारकों में केवल सरकार ही नहीं आती, बल्कि नागरिक समाज संगठन, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदाय और नीतिगत निर्णयों से सीधे प्रभावित होने वाले व्यक्ति भी शामिल होते हैं। नागरिक भागीदारी के विभिन्न तरीकों में जैसे कि ग्राम सभाएं, जन सुनवाई, नागरिक सर्वेक्षण और परामर्श बैठक में ये प्रक्रियाएं तंत्र शामिल है, जो जनता को नीति निर्माण में उनके कार्य प्रणाली में अपनी आवाज उठाने का अवसर प्रदान करती है। भारत में पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय जैसे तंत्र स्थानीय स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए जन सुनवाई आयोजित करना या फिर बजट निर्माण प्रक्रिया में सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करना ऐसे ही तंत्रों का हिस्सा होता है। समावेशी निर्णय प्रक्रिया में बेहतर नीतियां बनती है जो लोगों की वास्तविक जरूरतों और आकांक्षाओं को सटीक रूप से दर्शाती है। यह शासन की वैधता और जवाबदेही को बढ़ाती है, जिससे नागरिक में विश्वास पैदा होता है कि विकास प्रयासों के लिए सबका साथ में होना, सबके एकता की भावना होना कितनी जरूरी है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि वो सर्वसम्मत
सर्वसम्मति उन्मुख। यानी सर्वसम्मति उन्मुख शासन का अर्थ है निर्णय लेते समय केवल बहुमत के बजाय व्यापक सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। अब देखे होंगे जब सरकार बनती है तो एक पक्ष जिसमें ज्यादा लोग होते हैं वो पक्ष में जाते हैं और वो का सरकार बनता है, दूसरा जो है विपक्ष में शामिल हो जाता है। जब भी कोई बैठक होती है, जब भी कोई बजट सत्र चलता है, जब भी कोई कुछ भी चलता है तो उसमें आप देखेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को समान अवसर दिया जाता है, दोनों अपनी बातें खुल कर रख सकते हैं और इसी तरीके से सरकार का संचालन होता रहता है। हमारा जो तीसरा है वो है जवाबदेही। सुशासन में जवाबदेही का अर्थ है कि निर्णय लेने वाले जैसे कि सरकारी अधिकारी और संस्थान अपने कार्य और निर्णयों के लिए जनता और संबंधित संस्थाओं के प्रति उत्तरदायित्व हो। इसमें केवल जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अपने निर्णयों के परिणामों की जिम्मेदारी लेना और गलती या फिर विफलता के लिए जवाबदेह होना भी शामिल होता है। यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से ना हो और सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखा जाए, यानी सबसे प्रायोरिटाइज किया जाए। जवाबदेही के कई तंत्र होते हैं, लेकिन उन्हें दो मुख्य श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहला है कि लोकतांत्रिक जवाबदेही, ये चुनाव, जन सुनवाई या फिर सामाजिक ऑडिट जैसे माध्यम से नागरिकों के प्रति होती है। भारत में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो नागरिकों को सरकारी कार्यों की जानकारी मांगने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। इससे सरकार को जवाबदेही बढ़ती है और मनरेगा जैसी योजनाओं में सामाजिक ऑडिट को स्थानीय स्तर पर जवाबदेही देना सुनिश्चित करता है। दूसरा हमारा आ जाता है वो है संस्थागत जवाबदेही। इसमें विधेयक यानी संसदीय समितियां, प्रश्नकाल, न्यायिक समीक्षा और भारत के नियंत्रक और जो लेखक है उनको जवाबदेही शामिल होता है। इसमें सरकारी खर्चे की ऑडिटिंग की जाती है और उसमें अगर कोई अनियमितता आती है तो उसे भी उजागर करती है। संसदीय समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा करती है और मंत्रियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराती है। इसके अतिरिक्त लोकपाल और लोकायुक्त जैसी भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएं भी सार्वजनिक अधिकारों की जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारदर्शिता रिपोर्टिंग जवाबदेही का अभिन्न अंग है। इसमें सरकारी नीतियां, कार्यक्रम के प्रदर्शन, वित्तीय लेन देन और निर्णय प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी को नियमित और सुलभ तरीके से सार्वजनिक करना शामिल होता है। यह नागरिकों को सरकार के कामकाज की निगरानी करने और सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं किसी सरकारी वेबसाइट पर किस तरीके से बजट का आवंटन का एंट्री होता है और कितना जो आय होता है, कितना व्यय होता है, उन सारी चीजों का आपको रिपोर्ट वहां पे मिल जाएगी। चौथा हमारा आता है कि पारदर्शी और सुशासन में पारदर्शिता का अर्थ है कि सरकारी कार्यों, प्रक्रियाओं, निर्णयों और सूचनाओं को जनता के लिए खुला और सुलभ होना। इसका मतलब है कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे काम करती है, संसाधन कैसे खर्च किए जाते हैं और निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। यह जानकारी के स्वतंत्र प्रवाह और सभी के लिए उसकी सुलभता को सुनिश्चित करती है। सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कई तरीके का तंत्र अपनाए जाते हैं। इसमें सरकारी दस्तावेज, नीतियां, कानून और नियमों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस, सार्वजनिक घोषणाएं और सरकारी वेबसाइटों पर जानकारी प्रदर्शित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो पांचवा है वो है उत्तरदायी, यानी सुशासन में उत्तरदायी होना का अर्थ है शासन से जुड़ी संस्थाएं और अधिकारी जनता की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और शिकायतों के प्रति संवेदनशील हो और समय पर उचित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे। इसका तात्पर्य सिर्फ सेवाएं प्रदान करना नहीं होता है, बल्कि सुनिश्चित करना है कि सेवाएं सभी हितग्राहियों, विशेषकर सबसे जो कमजोर वर्ग होता है हमारे समाज की, उनकी जरूरतों के अनुरूप हो और उनके तक बहुत आसानी से पहुंचाया जा सके। अब कोई संस्था किस तरीके से उत्तरदायी हो सकती है? ये पहला कि नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण, यानी इस प्रक्रिया और नीतियों को नागरिक की सुविधा के अनुसार डिजाइन करना और
इसमें सेवाओं को सरल बनाना, दस्तावेज का जो ऑफिस का जो काम होता है उसे कम करना और एक्शन में लाना, और डिजिटल माध्यम का उपयोग करना भी शामिल होता है। दूसरा होता है कि सक्रिय संवाद, यानी नागरिकों से नियमित प्रतिक्रिया प्राप्त करना, फीडबैक लेना, उनकी चिंताओं को समझने और उन पे सर्वेक्षण करना, उनकी जरूरतों पे काम करना। उत्तरदायी शासन में क्या लाभ होता है कि इसमें सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि होती है। जब सरकार नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान देती है और उनका जवाब करती है तो लोगों का विश्वास सरकार पे बने रहता है। सेवा वितरण में सुधार होता है। समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और उसकी दक्षता में वृद्धि होती है। भ्रष्टाचार में कमी होती है और सामाजिक में न्याय व्यवस्था सभी वर्ग, सभी कमजोर वर्ग या फिर उच्च वर्ग जिनको जरूरत उतनी होती है और कमजोर वर्ग को ज्यादा जरूरत होती है, सबको समान न्याय मिल सके। हमारा जो छठा है वो है प्रभावी और कुशल। सुशासन में प्रभावी होने का अर्थ ये होता है कि नीतियां और कार्यक्रम अपने निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो, यानी वे सही परिणाम उत्पन्न करें। कुशल होने का अर्थ है कि इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन, चाहे वो मानव हो, वित्तीय हो या भौतिक हो और समय हो, का न्यूनतम अपव्यय हो, यानी कम से कम खर्चे हो और उपयोग जो है अधिक हो सके। इसका मतलब है कि सही तरीके से काम हो और काम को सही तरीके से करना, इसका सीधा सा मतलब है। अब संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग कैसे किया जा सकता है? संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन और अन्य संपत्तियों का उपयोग अधिकतम सामाजिक लाभ उत्पन्न करने के लिए हो। इसमें कुछ शामिल है, जैसे कि प्राथमिकता निर्धारण करना, उन क्षेत्रों और परियोजनाओं की पहचान करना जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्ट की जरूरत है, लागत लाभ विश्लेषण, यानी विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके यह सुनिश्चित करना कि जो चयनित परियोजना है वो प्रभावी हो और नवाचार और प्रौद्योगिकी हो, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल उपकरणों और नई तकनीक का उपयोग किया जाए और कौशल विकास हो, मानव संसाधन की क्षमताओं को बढ़ाकर उनके उत्पादित योगदान को बढ़ाना। कुछ भारतीय शासन में कुछ उदाहरण है, जैसे कि मनरेगा। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के साथ साथ टिकाऊ संपत्ति जैसे कि सड़क, तालाब इस तरह के निर्माण करती है, जो प्रभावी होता है और जनता के लिए लाभदायी भी होता है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना। यह सुनिश्चित करती है कि लाभार्थियों को अच्छी आवास मिले। जीवन जीने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण है, एक है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा उन्हें रोजगार देती है, लेकिन मकान में वो आराम से रह सके। तो कुछ लोग होते हैं जो मकान अपने से नहीं बना सकते, उनकी इतनी इनकम नहीं होती है, तो सरकार ने योजना बनाई है कि उन्हें सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है अपना मकान बनाने के लिए। यही प्रधानमंत्री आवास योजना है। और तीसरा है वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि जो श्रमिक होते हैं, जो ज्यादा अपने खाने पीने की चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो बहुत जरूरी है जैसे कि चावल, दाल, आलू, सब्जी इस तरीके से, और ये वन नेशन वन राशन कार्ड यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिक जो है वो देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा उन्हें प्राप्त हो, कम से कम लागत पे। हमारा जो 7वां है वो है कि न्याय संगत और समावेशी। सुशासन में न्याय संगत और समावेशी होने का अर्थ है शासन प्रणाली सभी व्यक्ति और समुदाय को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और कल्याण सुधार के लाभ प्रदान करती है, जिससे कोई भी व्यक्ति या समूह विकास की प्रक्रिया में पीछे न छूटे। और न्याय संगत का अर्थ है निष्पक्षता सुनिश्चित करना और ऐतिहासिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष उपाय करना। हमारा 8वां है कि कानून का शासन। सुशासन में कानून का शासन एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि
देश का शासन मनमाने ढंग से व्यक्तियों की इच्छाओं से नहीं बल्कि स्थापित और सार्वजनिक रूप से घोषित कानूनों द्वारा चलाया जाता है। इसका मतलब है कि सभी व्यक्ति चाहे वे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो कानून के अधीन है और कानून के सामने सब समान है। यह निष्पक्षता बढ़ाती है और न्याय को सुनिश्चित करती है। ये जो आठ स्तंभ है ये मिल के एक मजबूत शासन प्रणाली का निर्माण करते हैं। प्रत्येक स्तंभ का अपना महत्व है और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका जो यूनिट 1 का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे सुशासन का मॉडल यानी भारतीय संबंध में सुशासन का मॉडल क्या है और हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन इसको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे और सुशासन को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है इसको भी जानेंगे और हमारे इसमें चुनौतियां भी क्या आती है ये सारी टॉपिक पे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करने वाले हैं। जल्द ही मिलते हैं इसका पार्ट 2 के साथ इसके एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़े और आगे बढ़ते रहे। जाते जाते अगर आपको समझ आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।